जांच एजेंसियां कर रही थीं उसको लेकिन पकड़ नहीं पाई और नाटकीय अंदाज में अचानक सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया। अब ऐसे में सवाल है, क्या सौरभ की पहले से कोई बड़ी तैयारी थी? आखिर सौरभ का सरपरस्त कौन है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। चालीस दिनों की लुका छिपी के खेल के बाद अब सौरभ शर्मा लोकायुक्त की हिरासत में है। मंगलवार को भोपाल में जिला कोर्ट पहुंचने से पहले ही लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया। सौरभ के साथ उसके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल को भी लोकायुक्त की टीम ने हिरासत में ले लिया। लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया। सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर को कोर्ट ने 4 फरवरी तक रिमांड पर सौंप दिया है। सौरभ शर्मा, जिसके खिलाफ पीसी एक्ट में केस कायम है हमारे लोकायुक्त संगठन में, हिरासत में हम लोग हमारी पुलिस ने लिया है उसे। भले ही अब सौरभ शर्मा हिरासत में हो, लेकिन अब तक के खेल में ये साफ हो चुका है कि उसकी तैयारी जांच एजेंसियों से कई कदम आगे थी। और सोमवार को गुपचुप तरीके से जब सौरभ शर्मा कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था तो जांच एजेंसियों को भी इसकी भनक नहीं लगी थी। जब खबर आई कि सौरभ कोर्ट आया है, तब एजेंसियों के कान खड़े हुए। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। क्या सौरभ को छापेमारी की जानकारी पहले से थी? एजेंसियों के छापे से पहले ही सौरभ फरार हो गया था। 40 दिन से जांच एजेंसियों को सौरभ क्यों नहीं मिला? लुकआउट नोटिस जारी थी, फिर सौरभ कोर्ट कैसे पहुंचा? क्या जांच एजेंसियों ने लापरवाही बरती? सौरभ को आखिर कौन बचा रहा था? लोकायुक्त टीम ने 18 दिसंबर को सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल के यहां अरेरा कॉलोनी के ठिकाने पर छापा मारा था। इसके बाद 18 और 19 दिसंबर की दरमियानी रात मैंडोरी में एक कार से 52 किलो सोना मिला था। मैं दूंगा कैश और 52 किलो। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है सर, ना मुझे उसकी कोई जानकारी है। मेरा वहाँ पे ऑफिस के कार्यालय था, है ना गाड़ी में नाम थी ना। मेरे घर में जब रेड हुआ तो रेड में भी कुछ नहीं मिला, ना पाया गया, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। पहले लोकायुक्त ने सौरभ के ठिकानों पर छापा मारा। लोकायुक्त को 2 करोड़ 87 लाख रुपए कैश, 50 लाख के जेवरात मिले। लोकायुक्त को 234 किलो चांदी भी मिली थी। सौरभ के सहयोगी चेतन की कार से 52 किलो सोना मिला था। आयकर विभाग को कार से 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे। लोकायुक्त आईटी के बाद ईडी ने भी जांच शुरू की। सौरभ और उसके सहयोगियों के ठिकाने से 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिल चुकी है। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की उस डायरी का भी जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है, जिसमें उसने किसको कितने रुपए दिए इसका एक-एक हिसाब लिखा है। लोकायुक्त की टीम ने सौरभ की पेशी के दौरान इस डायरी का भी जिक्र किया है। इस बीच सौरभ ने अपने बचाव का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। सौरभ के वकील ने सरेंडर के लिए नया आवेदन दिया और गलत तरीके से गिरफ्तारी पर लोकायुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 4 तारीख तक का रिमांड मांगा है पुलिस ने। हमने आपत्ति की है, इससे कोई बरामदगी नहीं हो रहा है, इससे कोई कागज जब्त नहीं हो रहा है और साथ देता है क्या करेंगे, इस पर घोर आपत्ति अपना लगाई है। न्यायालय में आवेदन लगाया है कि इसका मेडिकल कराया जाए बराबर। एक वकील है, इसका घर वाला कोई मिलने जाएगा और उसका जो भोजन दिया जाएगा उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया जाएगा। इसके साथ कोर्ट में आवेदन देकर सौरभ की ओर से कई मांगे की गई हैं। सौरभ ने अपनी जान को खतरा बताया है। पूछताछ के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की है। रिकॉर्डिंग की सीडी बनाने का आवेदन दिया है। लोकायुक्त, कोर्ट और वकील को रिकॉर्डिंग दी जाए, ये मांग की है। पूछताछ के दौरान पुलिस प्रताड़ना का डर बताया है। उसने हर 24 घंटे मेडिकल जांच की मांग की है। मामले में शुरुआत से यही सवाल उठ रहे थे कि सौरभ शर्मा को संरक्षण प्राप्त है और जब विपक्ष की ओर से कई नेताओं के नाम गिनाए गए तो सत्ता पक्ष की ओर से दरकिनार कर दिया गया।
मामले में पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने ही सौरभ शर्मा की नियुक्ति की थी। लेकिन इस पूरे केस में जिस तरह से जांच एजेंसियों की नाकामी सामने आई है, सवाल उठ रहे हैं क्या किसी के दबाव में जांच एजेंसियां सौरभ तक नहीं पहुंच पाई। सवाल है कि सौरभ का सरपरस्त कौन है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सवाल वही कि सौरभ का सरपरस्त कौन है। वो सौरभ शर्मा जिसके पास अकूत संपत्ति थी, उसके पास करोड़ों रुपए कैश मिला, 52 किलो सोना मिला, चांदी और सोने की सिल्लियां मिली। वो सौरभ शर्मा जिसके पास एक एक लग्जरी गाड़ियां थीं, वो सौरभ शर्मा आज कोर्ट पहुंचा एक सरकारी पुलिस की गाड़ी में मुरझाए हुए चेहरे के साथ। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ आनंद कुमार हैं, पूर्व डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, प्रियंका दुबे हैं प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, फिरोज सिद्दीकी साहब हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शुरुआत प्रियंका दुबे आपकी के साथ, क्योंकि सवाल तमाम स्तर ये खड़े हो रहे हैं कि अगर सौरभ शर्मा देश में ही था या मध्य प्रदेश में था या देश के किसी भी कोने में था, तो पिछले 40 से 42 दिनों से जांच एजेंसियों को, मध्य प्रदेश पुलिस को, लोकायुक्त को क्या इस बात की भनक तक नहीं थी। ऊपर से उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। तो क्या ये फेलियर नहीं है इंटेलिजेंस का? सौरभ शर्मा अचानक से आता है, सरेंडर कर देता है वकील के साथ। जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया और दूसरे मीडियाज के माध्यम से सुना है कि सरेंडर करने के पूर्व ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सरेंडर वो नहीं कर पाया, उसके पहले ही लोकायुक्त की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, लुकआउट नोटिस की जो हम बात करते हैं वो उन लोगों के लिए सर्व किया जाता है जिसके लिए जो कि देश छोड़ करके ना भाग पाए या उस चीज का प्रोविजन या उसका लाभ ना ले सके। परंतु जैसा कि जानकारी हमें भी दूसरी माध्यमों से जो प्राप्त हुई है आप लोगों के माध्यम से, उसमें सौरभ शर्मा जो है वो शायद लुकआउट नोटिस जनरेट होने से पहले ही देश छोड़ करके भाग चुका था। वो देश में आया है और उसके बाद से ही उसकी जांच करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये दूसरी जो जानकारी है वो मैं उसको वहां पर पुख्ता कर देती हूँ कि लुकआउट नोटिस का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि लोग भाग के ना जा सके। परंतु मेरी जानकारी में ये भी है प्रियंका जी के एक उद्देश्य ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति जेल छोड़ के चला गया, वो वापस आ रहा है, तो एयरपोर्ट पर ही उसकी कस्टडी हो जाती है। जी, तो वही चीज का अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का फेलियर अगर हुआ है तो उसके ऊपर भी जांच की जाएगी। और में जो अधिकारी आए थे आयोग ठीक है, आता हूं आपके पास, आपके कनेक्शन को एक बार दुरुस्त कर लेता हूं क्योंकि आपकी आवाज कटकट की भी आ रही है। फिरोज सिद्दीकी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। फिरोज साहब, सौरभ शर्मा को 7 दिन की कस्टडी लोकायुक्त को मिल गई है और ऐसे में ये बात कही जा रही है कि सौरभ शर्मा जब अपने तमाम सारे राज उगलेगा तो उसमें तमाम वो सफेद पोस्ट लोग भी होंगे जो जिनके नाम वो बोलेगा और वो जांच के दायरे में आएंगे। फिरोज सिद्दीकी सर। तैया भय कोतवाल तो सो डर का एका, यह मध्य प्रदेश में ये कहावत जो है पूरी चरित्रार्थ होती है। सौरभ शर्मा के घर में रेड चल रही है, उसकी गाड़ी जंगल में मिलती है, सौरभ शर्मा भाग जाता है, फिर लुकआउट नोटिस जारी करने की बात लोकायुक्त की तरफ से होती है, गलत फिगर्स लोकायुक्त देती है। हमने कांग्रेस ने बता दिया कि इसकी सौरभ शर्मा की नियुक्ति जो है भूपेंद्र सिंह जी ने की थी, तो भूपेंद्र सिंह जी और शेर हो रहे हैं, उन्होंने हमारे प्रवक्ता अभिनव बरोलिया को मानहानि का नोटिस दे दिया। तो प्राइमा फेसी एविडेंस जो है वो सारे के सारे मौजूद है। और जो ये हुआ है, सौरभ शर्मा के जो कनेक्शंस सामने आ रहे हैं, ये पहले भी मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी जी लेटर लिख चुके, हम लोग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लेटर लिख चुका कि इस तरीके से वसूली हो रही है पूरे नाकों पे। लेकिन ना तो जब लोकायुक्त ने काम किया, ना तत्कालीन जो थे शिवराज सिंह जी ने काम किया। जब तक भूपेंद्र सिंह जी और इनके एक तत्कालीन जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं जिनसे झगड़ा चल रहा है, जो पूर्व परिवहन मंत्री भी रहे, उनको उठा के जब तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, इसमें जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, लेकिन सर इस बात को तो माने कि सौरभ शर्मा को आज जब वो ईडी की कस्टडी में है, जब इसका पूरा मामला उजागर हुआ तो मध्य प्रदेश की लोकायुक्त ने इसका मामले को उजागर किया, तो ये भी सरकार के अंडर में आती है। सरकार नहीं चाहती, अगर सरकार बचाती, सरकार का संरक्षण होता तो इस पूरे मामले का भांडाफोड़ कैसे होता, कैसे पता चलता कौन है सौरभ शर्मा? दो पूर्व परिवहन मंत्री के बीच का झगड़ा है,
जिस दिन ये पड़ा था छापा, हमने उसके दूसरे दिन ही जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि 2 पूर्व परिवहन मंत्री, एक का तो हमने उजागर कर दिया, अभी दूसरे और बचे हुए हैं। प्रियंका तो बेहद सही है, मुझे लगता है इसका जवाब उनके पास होगा, उनके पास होगा, इस जवाब को उनसे लूंगा। लेकिन मैं एक बार चलता हूं, डीजीपी साहब हैं, पूर्व डीजीपी साहब आनंद कुमार सर। आनंद कुमार सर, ये कैसे मुमकिन है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है, दुबई में उसकी खाक छान रही हैं जांच एजेंसियां, और ऐसे में वो अचानक से आता है, आवेदन देता है सरेंडर करने के लिए, जज के सामने वकील के साथ प्रस्तुत हो जाता है, और कानो कान किसी को खबर तक नहीं पड़ती, और करिश्मा सा हो जाता है कि सौरभ शर्मा अचानक भोपाल में प्रकट हो गए। देखिए, अपने आप में आश्चर्यजनक है। हाँ। यदि लुकआउट नोटिस जारी है और वो देश से बाहर जा चुका है, तो कम से कम जब वो देश में आ रहा है तो जो भी जिस एयरपोर्ट से वो आया है वहां पर उसको डिटेन किया जाना चाहिए था, उसकी गिरफ्तारी वहां पर होनी चाहिए था, और संबंधित जो जिस भी केस में वो वांटेड हैं उनको सौंपा जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है यदि लुकआउट नोटिस था और उस सब के बावजूद वो ये धोखा देने में या इस ढंग से आने में सफल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई चूक रही है। पहले भी जब रेड हुआ था तब वो इस बात में सफल हो गया कि अपनी गाड़ी में या दूसरे की गाड़ी में वो 52 किलो सोना और कैश जो है बाहर निकालने में सफल हो गया। तो वहां भी पता लगता है कि शायद उसको पहले से जानकारी हो गई थी, और वो अब क्लेम कर रहा है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा है ही नहीं। तो वो तो ठीक है, खैर एजेंसी जांच कर रही हैं और वो उससे कनेक्ट करेंगी, परंतु हाँ, उससे केस में थोड़ी कमजोरी तो आई जाती है, उसे कहने का मौका तो मिल ही जाता है। तो इस रूप में मैं समझता हूं कि शायद जितनी सावधानी रखी जानी चाहिए थी, और वो कोर्ट में पहुंच गया, उसके बाद लोकायुक्त वालों को जब पता लगता है तब वो गिरफ्तार करते हैं। यदि ऐसा है तो लगता है कि शायद एजेंसीज को कोई जानकारी नहीं थी या उसके ऊपर नजर नहीं रखी जा रही थी। शायद वो अपने आप में एक प्रकार से मैं कहूंगा कि वो एक प्रशासन की या पुलिस की या जो भी एजेंसी थी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी एक ये विफलता है। एक बड़ी नाकामी आप इसे बता रहे हैं। सत्यप्रकाश शर्मा सर हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा सर, किस तरह से आप पिछले 2 दिनों की मूवमेंट को आप देखते हैं, और जो सौरभ शर्मा आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल, उसके यहाँ से करोड़ों की संपत्ति मिलती है, करोड़ों रुपए कैश मिलता है, 52 किलो सोना मिलता है, चांदी की सिल्लियां बरामद होती है, और पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है उस पर सर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो रिकवरी है ये कहीं ना कहीं पूरे केस को देश के अंदर हाई प्रोफाइल बनाती है, इसलिए पूरे देश की या स्टेट की निगाहें इस केस पर हैं। हालांकि इसमें 3 एजेंसीज हैं, 2 सेंटर की और 1 स्टेट की, लोकायुक्त मध्य प्रदेश का, आईटी डिपार्टमेंट और ईडी। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो चीजें सामने आएंगी वो कहीं ना कहीं इन तीनों एजेंसीज की फंक्शनिंग पर, यानी उनकी इन्वेस्टिगेशन की क्या क्वालिटी रहती है, क्या कितने डीप में जाकर विदाउट बाइस्ड, विदाउट इन्फ्लुएंस्ड अगर ये सब होता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किससे क्या कैसे ये सब घटना घटित हुई। मेरा ये मानना है, देखिए, कि उसका जो यहाँ पर सरेंडर करना या लोकायुक्त द्वारा अरेस्ट करना, जो भी पुलिस दावा कर रही हो, लेकिन लुकआउट नोटिस के बाद ये तो तय है कि वो बाहर नहीं था, वो देश के अंदर ही था, और इसके कारण कहीं ना कहीं वो देश में कहीं छुपा था। देखिए, यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स छुप जाते हैं, बड़े बड़े टेररिस्ट छिप जाते हैं, तो ये देश का आदमी देश के अंदर छिपना कोई बड़ी चीज नहीं है। डीजीपी साहब बैठे हैं, समझते होंगे, तो हो सकता है वो देश के अंदर ही हो। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर या किसी पोर्ट पर कैसे भी जो आया होता, सर्कुलर नोटिस जो होता, तो निश्चित रूप से वहां पकड़ा जाता। लेकिन मेरा मानना है कि वो देश के अंदर ही रहा होगा। अब बात यह है कि तीनों एजेंसीज ये कैसे पता लगाती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन पर
पूरे देश की निगाह या पूरे स्टेट की निगाह टिकी हुई है और इसी से सभी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल, इसी से सारी चीजें सामने आएंगी। हालांकि 7 दिन बाद जब सौरभ शर्मा से जब पूछताछ हो जाएगी लोकायुक्त की पूरी, या हो सकता है कि कुछ चीजें बची हों तो दोबारा लोकायुक्त की टीम रिमांड मांगे कोर्ट से सौरभ शर्मा के लिए, तो और पूछताछ हो। लेकिन प्रियंका दुबे अभी मुस्कुरा रही थी जब फिरोज सिद्दीकी कुछ कह रहे थे। 2 लोगों के बीच का झगड़ा शायद फिरोज सिद्दीकी साहब ने बताया, तो प्रियंका जी के पास उसका जवाब है। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही थी आप उस वक्त? हमारे जो बड़े भाई हैं वो कह रहे हैं 2 लोगों का झगड़ा है। एक का नाम इनके एक प्रवक्ता ने ओपन किया है। मैं बिल्कुल इस मंच के साथ एक खुले मन से ये बात कहती हूँ और अपने सरकार की तरफ से ये बात कहती हूँ कि अगर उनके पास दूसरे का भी नाम है तो ओपन करना चाहिए। जिस तरह से एक वीर बन के इनके एक भाई ने ओपन किया एक का नाम, दूसरे का नाम फिरोज भाई को लेना चाहिए और निर्भीकता से लेना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि इस प्रकरण के माध्यम से या जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, क्योंकि अगर हमारे देश के प्रमुख प्रधान सेवक ये बात कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा और करप्शन के ऊपर मैं मार करूंगा, इसका सबसे बड़ा प्रहार जो है वो बैरियर्स को खत्म किया गया। गुजरात गवर्नमेंट ने भी खत्म किया आरटीओ बैरियर्स को और मध्य प्रदेश में भी उसी फॉर्मूला को लागू किया क्योंकि उगाही हो रही थी। ये बात हमारे फिरोज भाई भी स्वीकार कर रहे हैं, परंतु बीच में 1.5 साल इनकी गवर्नमेंट भी आई थी। चाहते तो ये भी बैरियर्स को बंद करने का कड़क निर्णय ले सकते थे और स्वागत करना चाहिए था इनको उस निर्णय का, परंतु इन्होंने नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं करप्शन को पोषण देने का काम आपने किया। ये बात आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार करी कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बीच में से गायब हो जाता है। तो कम से कम हमारी सरकार ने उस करप्शन के ऊपर प्रहार करने का कार्य किया है। और सौरभ शर्मा हो या उनको बचाने वाले कोई भी मंत्री हो संतरी हो, मैं इस मंच से इस बात को आह्वान करती हूँ कि आप नाम लीजिए और कड़क सत्ता को, ठीक है अगर सत्ता कार्य नहीं कर रही तो उसको नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष का होता है। सड़कों पे उतरिए और कार्रवाई की मांग करिए। मैं कहती हूँ दूसरे व्यक्ति का नाम भी आपको ओपन करना चाहिए। ठीक है फिरोज सिद्दीकी साहब, कम से कम इस चीज़ का इनिशिएटिव तो देना चाहिए मोहन सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, कि हाल ही में देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के बनते ही इस तरह के जो भ्रष्टाचार के जो कारनामे हैं, भ्रष्टाचार के जो मठाधीश बैठे थे सौरभ शर्मा जैसे, कम से कम वो सामने आ रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है, उनको बेनकाब किया जा रहा है और कार्रवाई भी लगातार हो रही है। कमलनाथ सरकार भी रही 15 महीने की, उसमें ऐसा नहीं होता था। नहीं, अगर उनकी मंशा बिल्कुल साफ है और यही भारतीय जनता पार्टी है, यही मोदी जी सरकार में थे, जब एक केंद्रीय मंत्री पत्र लिख रहा है कि आपके यहाँ नाकों पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो भ्रष्टाचार अब देखने को मिल गया। एजेंसियां बचा रही हैं उसको, क्योंकि अब जो 52 किलो सोना और चांदी जो मिला है, वो जो नकदी मिली है, वो उसकी गाड़ी नहीं है, उसके घर से बरामद नहीं हुई, तो सौरभ शर्मा तो बच ही गया। आप कैसे कोर्ट में प्रूफ करोगे ये कि ये सौरभ शर्मा का था? तो कहेगा ये तो चेतन गौर का था, इसी की गाड़ी में था, इसी से पूछो, मैं तो बच गया साफ साफ। तो यही ऐसे एजेंसियां शुरू हो जाती हैं। जब अवैध नियुक्ति कराई भूपेंद्र सिंह जी ने, तो भूपेंद्र सिंह जी के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है या नहीं है? आनंद कुमार साहब जवाब देंगे, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पुलिस के बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे। ठीक, आप ये बताइए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कहाँ गए? कहाँ है, कहाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर? अकेला सौरभ शर्मा ही सब चोरी करके ले गया और ये सारे के सारे मूक दर्शक बने देख रहे थे। सवाल वही तो है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कहाँ है जिसने नियुक्ति की थी उनकी? प्रमुख सचिव कहाँ है, वो क्या देख रहे थे? और इतने सारे टीसी मतलब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, टीएम मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसकी डायरी में इतने सारे नाम आ गए, सबके सब बाहर घूम रहे हैं। और सौरभ शर्मा भी बाहर हो ही चुका है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा, उसको जमानत मिल जाएगी क्योंकि देना ही पड़ेगी ऑनरेबल कोर्ट को। जब उसके घर से कोई बरामदगी नहीं है तो अब आप बताओगे क्या? वो तो कहेगा साहब ना गाड़ी मेरी ना ये तो झूठ बोल रहा है कि ये मुझे फंसाने का काम कर रहा है। और सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। जैसे व्यापम में 54 लोग मारे गए, आज तक पता नहीं, सीबीआई को भी नहीं पता। जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो मौतें बंद हो गई क्योंकि यमराज डर गए थे सीबीआई से। तो अभी जो है लोकायुक्त से यमराज नहीं डरते हैं, तो उसका जो है ख्याल रखना जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी करप्शन भी करती है और आदमी को ये खाती भी है और बचाती भी है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगी जगह ये है कि मैं खाऊंगा भी और बचाऊंगा भी,
ये खाते भी हैं और बचाते भी हैं, पूरा धर्म निभाते हैं ये आदमी का। अब पूरे व्यापम में एक आदमी जेल में नहीं है, जो इसने पैसे दिए थे वो जेल में है, और जिन्होंने पैसे लिए थे वो सब बाहर घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। एक बार जरा डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा सर से समझ लेते हैं। सर, कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि इस पूरे मामले में अकेला सौरभ शर्मा ही नहीं है, या इसमें जो दो उसके साथी हैं जो पकड़े गए वही नहीं है, इसमें पूरे एक चेन पैरेलल काम की है, एक पूरा सिस्टम इसमें पैरेलल काम किया है। और सौरभ शर्मा जब राज खुलेगा तो कई ऐसे नाम हो सकते हैं जिसमें कई बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव जैसा फिरोज सिद्दीकी ने बताया, वो लोग, वो नाम जो सौरभ शर्मा को संरक्षण दे रहे थे आरटीओ कांस्टेबल रहते हुए। देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका कि जब वो बोलेगा तब ऐसा होगा, तो आई कांट से कि ये क्या होगा, कि वो बोलेगा। तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। वो जो बोलेगा वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन ये तय है कि एक अदना सा सिपाही इतना सारा पैसा कैसे रख सकता है, तो ये पैसा किसका है, कहां से आया है। या ये देखो, अभी आपके किसी ने एक ने कहा यहां था कि ये गाड़ी उसकी नहीं, बंदा दूसरा, तो ये कनेक्शन की जांच तो पुलिस करेगी, यानी कि ईडी करेगी, या फिर आईटी करेगी, या फिर लोकायुक्त करेगी। तो जांच रिपोर्ट के आने तक हम केवल हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं कि क्या होगा, कौन होगा, कैसा होगा। ये रिपोर्ट आने के बाद ही डिस्कशन किया जा सकता है। देखो, ये पुलिस, मैं कोई पुलिस अफसर तो हूं नहीं कि मैं इसमें ऐसा बता दूं पॉलिटिकल क्या एक्शन होगा। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और एज ए सीनियर जर्नलिस्ट मैं ये बता सकता हूं कि इसके क्या पॉलिटिकल एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज होंगे, किस पर अटैक होगा, किस पर अटैक नहीं होगा। लेकिन जब तक ऑफिशियली कहना ये बिल्कुल गलत होगा जब तक जांच रिपोर्ट सबके सामने नहीं आती। ठीक है, लेकिन आनंद कुमार सर, अगर 7 दिन के अंदर अगर पूछताछ में कुछ कमी लगती है लोकायुक्त की टीम को, तो आगे क्या हो रहा है, इसमें प्रक्रिया अपनाई जा सकती है क्या, और इसमें रिमांड मांगी जा सकती है क्या सौरभ शर्मा की, उसके सहयोगी की? आनंद सर, अगर 7 दिन के अंदर तमाम सारी जवाबों से लोकायुक्त की टीम संतुष्ट होती है तो आगे किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा? देखिए, 7 दिन का समय प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है, पूछताछ है, इंटरोगेशन है, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं, एविडेंस कलेक्ट करना है, उसके लिए दिया गया है। यदि 7 दिन में कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है और लोकायुक्त को लगता है या उनके अधिकारियों को लगता है कि हमें और भी जो है पुलिस रिमांड लेने की आवश्यकता है, तो वो ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और यदि इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जिस ढंग का कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मुझे नहीं लगता कि 7 दिन में सारा इंटरोगेशन जो है वो हो जाएगा, सारी जांच इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा। उसके लिए काफी समय की आवश्यकता होती है। और उस रूप में यदि दोबारा पुलिस रिमांड लिया जाता है और समय मांगा जाता है, तो निश्चित रूप से कोर्ट बाध्य भी होगा। जो बात आनंद सर, जो बात फिरोज सिद्दीकी साहब ने कही कि उसको तो बेल मिल जाएगी बहुत जल्दी और वो बाहर भी आ जाएगा, देख लीजिएगा आप, क्योंकि वो कह देगा कि साहब पैसा मेरे यहाँ से नहीं मिला, गाड़ी मेरी नहीं है, गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति की है और किसी दूसरी लोकेशन पर वो गाड़ी रखी थी, वहां से सोना चांदी मिलता है, तो इसमें मैं कहाँ से इन्वॉल्वमेंट सौरभ शर्मा का कहाँ से नजर आ रहा है? तो कुछ इस बुनियाद पर कोर्ट बेल दे सकता है सौरभ शर्मा को? मेरा इसमें सोचना यह है कि कई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनका अपना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से जो कार्रवाई होती है, हालांकि लोकायुक्त भी कार्रवाई कर रहा है, पर वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कार्रवाई करेगा। जो मतलब जो सरकारी अधिकारी या पब्लिक ऑफिसर जो करप्शन करते हैं, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। परंतु जो ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाई हो रही है, वो अपने आप में काफी सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो क्राइम के माध्यम से जो कुछ प्राप्त हुआ है, पैसा इकट्ठा किया है, उसको अवैध धन को वैध बनाने का काम किया जाता है। तो वो एक बड़ा मैं समझता हूं कि यदि वो ढंग से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी जो है उनकी जांच
ये जो है उनको बेल मिल पाएगी और ऐसा कुछ संभव हो पाएगा। ये भी उनके द्वारा। जल्दी से एक सवाल मेरा प्रियंका दुबे से है। प्रियंका दुबे, जब मैंने शुरुआत में आपसे सवाल किया तो आपने कहा था कि सरेंडर करने से पहले ही उन्हें लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, मानते हैं लोकायुक्त की टीम ने अच्छा इनिशिएटिव लिया, कोई आरोपी सरेंडर करने जा रहा है उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया ताकि ये शो हो सके कि देखिए साहब जज के पास जाने से पहले हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब आवेदन याचिका लगाई गई थी, अचानक से सौरभ शर्मा जज के सामने पेश हो जाता है, तो इस बात की तो कानो कान खबर तक नहीं थी इंटेलिजेंस को, ना लोकायुक्त को, ना मध्य प्रदेश पुलिस को। उससे पहले उसे गिरफ्तार किया जाता ना। 40 दिन से कहां था? कुछ खबर है मध्य प्रदेश पुलिस को, इसकी इंटेलिजेंस को, लोकायुक्त को? ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने एक बात और कही थी कि इसमें जैसे पहले भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों को अगर संलिप्त पाया गया तो उन्हें परिवर्तित किया, उनके ऊपर कार्रवाइयां की गई। तो मैंने ये चीज भी उसी समय कही थी कि अगर इस प्रकार की कार्रवाई में फिर से कोई लोग संलिप्त पाए जाते हैं या दोषी पाए जाते हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर या उन्हें किसी भी प्रकार से हाइड करने को लेकर के, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। निगरानी सभी की जा रही है, जो एजेंसीज काम कर रही है उनकी भी मॉनिटरिंग हो रही है, जिन पे कार्रवाई की जा रही है उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। अब हमारे जो भाई इतने अच्छे से प्रेडिक्शन करके बोल रहे थे कि वो ऐसा बोल देगा, वैसा बोल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो जिनके नेता अधिकतर या तो जेल में हो या बेल में हो तो उनको ये बहुत अच्छे से मालूम होता है कि झूठ किस तरीके से परखना है, किस तरीके से साक्ष्य को छुपाना है, किस तरीके से साक्ष्य के साथ खेलना है। तो ईडी की इंक्वायरी से जिस तरीके से राहुल गांधी जी बचते रहे, भागते रहे, तो वो लोग सौरभ शर्मा की स्थिति को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मैं समझ सकती हूँ कि सैया भाई कोतवाल तो डर किसको होता है और किसको नहीं होता है वो आगे आगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी प्रतिक्रिया डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा आपसे मैं लेना चाहूंगा, लेकिन माफी चाहता हूं सर, समय हो गया है, इजाजत नहीं मिल रही है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर सत्यप्रकाश सर। प्रियंका दुबे आपका शुक्रिया, फिरोज सिद्दीकी साहब थे आपका शुक्रिया, और हमारे साथ आनंद कुमार थे, पूर्व डीजीपी मध्य